साल 2004 दक्षिण भारत के घने जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक ऐसा नाम जिससे सरकार तक कांपती थी। एक ऐसा आदमी जिसने 20 साल तक पुलिस, एसटीएफ और सरकार को खुली चुनौती दी, जिसके सिर पर करोड़ों का इनाम था और जिसके नाम से पूरा इलाका डर के साए में जीता था। यह कहानी है कोसे मुनिसामी वीरापन की, जिसे लोग कहते थे जंगल का सबसे खतरनाक डाकू। 1952 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में एक बच्चा पैदा होता है। गरीबी, जंगल और सीमित साधनों के बीच पला बढ़ा ये बच्चा आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे कुख्यात डाकू बनने वाला था। उसका नाम था कोसे मुनिसामी वीरप्पन। बचपन से ही उसका जुड़ाव जंगल से था। वो जानता था हर रास्ता, हर पेड़, हर जानवर, और शायद यही चीज उसे आगे जाकर पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। सिर्फ 17 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। उसने जंगल में शिकार करना शुरू किया, लेकिन यह सिर्फ शिकार नहीं था, यह था हाथियों का अवैध शिकार। वो हाथियों को मारता, उनके दांत निकालता और उन्हें बेच देता। धीरे धीरे उसने सैकड़ों हाथियों का शिकार किया। कहा जाता है कि उसने 2000 से ज्यादा हाथियों को मारा, और यहीं से शुरू हुआ उसका खतरनाक सफर। अब वीरप्पन सिर्फ शिकारी नहीं था, वो बन चुका था चंदन तस्कर। दक्षिण भारत के जंगल, खास तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमाएं चंदन की लकड़ी के लिए मशहूर थीं, और वीरप्पन ने इसे बना लिया अपना बिजनेस। वो जंगल से चंदन काटता और उसे काले बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसने करोड़ों का नेटवर्क बना लिया। उसके पास हथियार थे, लोगों की टीम थी, और सबसे बड़ी चीज, जंगल की पूरी जानकारी। लेकिन अब बात सिर्फ तस्करी तक नहीं रही। 1980 के दशक में जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वीरप्पन ने पहली बार खून किया। उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मार दिया, और यहीं से वो बन गया एक खतरनाक हत्यारा। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो बन चुका था जंगल का आतंक। उसने पुलिस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके नाम पर 100 से ज्यादा हत्याएं, कई अपहरण और करोड़ों की तस्करी। उसका गैंग पूरी तरह हथियारों से लैस था, और सबसे खतरनाक बात, उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो जंगल में गायब हो जाता था। वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ गया कि आखिरकार सरकार को कदम उठाना पड़ा। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने मिलकर बनाई स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ का सिर्फ एक मिशन था, वीरप्पन को पकड़ना या मार गिराना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि वीरप्पन जंगल का राजा था और एसटीएफ उसके इलाके में घुस रही थी। 1990 के दशक में एसटीएफ ने कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन हर बार वीरप्पन बच निकलता। कभी वो पहाड़ों में छुप जाता, कभी गांव वालों की मदद लेता, कभी सीमा पार कर जाता, और कई बार वो एसटीएफ पर हमला भी करता। एक बार तो उसने एक ही हमले में कई पुलिस वालों को मार दिया, जिससे साफ हो गया कि ये सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक गुरिल्ला फाइटर बन चुका है। अब हालात ये थे, एक तरफ सरकार की पूरी ताकत, एसटीएफ, और दूसरी तरफ एक आदमी जो जंगल में छुपकर पूरे सिस्टम को दे रहा था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि आगे वीरप्पन करने वाला था ऐसा काम जिससे पूरा देश हिल गया। 1990 के दशक का समय, दक्षिण भारत के जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहे थे, ये बन चुके थे एक युद्ध का मैदान। एक तरफ थी स्पेशल टास्क फोर्स, और दूसरी तरफ एक आदमी, कोसे मुनिस्वामी वीरापान। एसटीएफ के पास आधुनिक हथियार थे, ट्रेनिंग थी और पूरी सरकार का सपोर्ट, लेकिन वीरप्पन के पास था जंगल का हर राज। 9 अप्रैल 1993 एसटीएफ ने एक ऑपरेशन प्लान किया। उन्हें लगा कि इस बार वीरप्पन को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वीरप्पन पहले से तैयार था। उसने रास्ते में लैंडमाइन बिछा दी। जैसे ही एसटीएफ की गाड़ी वहां से गुजरी, धड़ाम एक जोरदार धमाका, और पूरा इलाका हिल गया। इस हमले में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए। यह हमला इतना बड़ा था कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। अब साफ था, वीरप्पन सिर्फ भाग नहीं रहा, वो हमला भी कर रहा था। वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गांव वाले, जंगल के आसपास रहने वाले लोग उससे डरते भी थे और कई बार उसकी मदद भी करते थे, क्योंकि अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता, और अगर कोई मदद करता तो उसे पैसे और सुरक्षा मिलती। इस तरह वीरप्पन ने बना लिया था अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसकी वजह से एसटीएफ की हर चाल उसे पहले ही पता चल जाती थी।
1997 वीरप्पन ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सरकार पर सीधा दबाव बन गया। उसने 9 फॉरेस्ट ऑफिसर्स का अपहरण कर लिया। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार लंबी बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि वीरप्पन अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं, वो सरकार को भी ब्लैकमेल कर सकता है। 30 जुलाई 2000, एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को हिला दिया। वीरप्पन ने किडनैप किया राजकुमार को, जो कर्नाटक के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। उनके घर में घुसकर उन्हें उठा लिया गया और जंगल में ले जाया गया। पूरा कर्नाटक ठहर गया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार पर जबरदस्त दबाव था। वीरप्पन ने रखी कई मांगे, जिनमें शामिल था अपने साथियों की रिहाई। महीनों तक बातचीत चलती रही। सरकार, मीडिया और जनता सबकी नजरें इस केस पर थीं। आखिरकार 108 दिनों बाद राजकुमार को रिहा कर दिया गया। लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसके बदले क्या डील हुई थी। एसटीएफ ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वीरप्पन बच निकलता। कभी वो भेष बदल लेता, कभी रात में निकल जाता, कभी गांव वालों में छुप जाता, और कई बार वो एसटीएफ को ही ट्रैप कर देता। एसटीएफ की असफलता के पीछे कई कारण थे। जंगल की कठिन भौगोलिक स्थिति, लोकल सपोर्ट का अभाव, वीरप्पन का इंफॉर्मेशन नेटवर्क, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। वीरप्पन का नाम ही काफी था। पुलिस वाले भी उसके इलाके में जाने से डरते थे। वो अचानक हमला करता और फिर गायब हो जाता, जैसे वो जंगल का भूत हो। 2000 के बाद सरकार के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये बन चुका था प्रतिष्ठा का सवाल। मीडिया, जनता और विपक्ष सब सवाल उठा रहे थे कि आखिर एक आदमी को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है। अब हालात बदल चुके थे। सरकार ने तय कर लिया था, अब या तो वीरप्पन बचेगा या एसटीएफ। और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक और आखिरी ऑपरेशन। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने खत्म कर दिया जंगल के उस शैतान का खेल। 2002 के बाद सरकार ने साफ कर दिया था, अब ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बार बार की असफलताओं के बाद एसटीएफ ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। सीधा हमला नहीं, बल्कि दिमाग से खेल। इस बार मिशन था वीरप्पन को जाल में फंसाना। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई कि विजय कुमार को, जो उस समय एसटीएफ के प्रमुख थे। उन्होंने समझ लिया था कि जंगल में जाकर लड़ना हार की वजह बन रहा है, इसलिए उन्होंने अपनाया अंडरकवर स्ट्रैटेजी। एसटीएफ ने अपने कुछ लोगों को गांव वालों और सप्लायर के रूप में भेजा। धीरे धीरे उन्होंने वीरप्पन के गैंग में घुसपैठ कर ली। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि वीरप्पन बेहद शक करने वाला इंसान था। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद एसटीएफ उसके करीब पहुंच गई। इस दौरान एसटीएफ को एक बड़ी जानकारी मिली। वीरप्पन की तबीयत खराब रहने लगी थी, खास तौर पर उसकी आंखों में समस्या थी और उसे इलाज की जरूरत थी। यही बन गई एसटीएफ की सबसे बड़ी ताकत। एसटीएफ ने एक प्लान बनाया। वीरप्पन को भरोसा दिलाया गया कि उसे इलाज के लिए सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। एक एम्बुलेंस तैयार की गई, जिसमें एसटीएफ के जवान आम लोगों के भेष में बैठे थे। तारीख तय हुई 18 अक्टूबर 2004। स्थान तमिलनाडु का धर्मपुरी इलाका। रात का समय, अंधेरा सन्नाटा। वीरप्पन अपने कुछ साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठता है। उसे लगता है वो इलाज के लिए जा रहा है, लेकिन असल में वो जा रहा था अपने अंत की ओर। जैसे ही एम्बुलेंस तय जगह पर पहुंची, एसटीएफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और शुरू हुआ ऑपरेशन कोकून। एसटीएफ ने वीरप्पन को सरेंडर करने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगीं। कुछ मिनटों की फायरिंग के बाद सब कुछ शांत हो गया। जब एसटीएफ अंदर पहुंची तो वीरप्पन और उसके साथी मारे जा चुके थे। 20 साल से ज्यादा समय तक जो आदमी पुलिस को चकमा देता रहा, आखिरकार खत्म हो चुका था। इस खबर के बाद पूरे देश में राहत की लहर दौड़ गई। लोगों ने चैन की सांस ली। सरकार और एसटीएफ के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह सिर्फ एक अपराधी का अंत नहीं था, यह था एक लंबे डर का अंत। वीरप्पन कोई आम डाकू नहीं था। उसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली, हजारों करोड़ का नुकसान किया और पूरे सिस्टम को चुनौती दी। लेकिन आखिर में वो भी हार गया।